प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाजरीन। कल मेंबरान कौमी असम्बली अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं। कल इजलास तलब कर लिया गया है, बावजूद इसके कि इजलास सदर पाकिस्तान ने नहीं बुलाया, लेकिन क्योंकि आईन पाकिस्तान के तहत एक मुकर्ररा वक्त तक इजलास बुलाना लाजमी है, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास बुलाया है। आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामजद किया और स्पीकर के लिए अयाज सादिक साहब, जो पहले भी नून लीग के दौर में स्पीकर रह चुके हैं, ख़ासी उनकी एक पे खिदमात हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। एक बहुत अच्छी बात यह कि चाहे जितने भी इल्ज़ामात लगें, ख़दशात हों, 2002 से लेके अब तक ये एक तसलसल है, 5वीं असम्बली है और यही कहा जाता है कि जितनी दफ़ा इस प्रैक्टिस को हम बार बार दोहराएंगे उतनी ही ज़्यादा जमहूरियत की कदरें हमारे मुल्क में बढ़ेंगी और हमें जो लेवल ऑफ टॉलरेंस जो खासा कम हो गया है और गुज़िश्ता चंद सालों से जो एक कड़वाहट और तल्खी आ गई है सियासत में, उसका भी तदराक हो सकेगा। लेकिन इसके साथ एक हकीकत ये भी है कि एक बहुत ही मजबूत अपोजिशन मिली है विरसे में हुकूमत को और इलेक्शन के नतीजे में। अगरचे अपोजिशन का काम है कि वो पार्लियामान के अंदर रहते हुए हुकूमत पर चेक रखे, अगर हुकूमत कोई ऐसा काम करने जा रही है जो अपोजिशन समझती है कि वो दुरुस्त नहीं है तो उसको टैकल करे, उसको चेक करे, पार्लियामान के अंदर रहते हुए, आईन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। लेकिन मुल्क को और सियासत को मफलूज करना ये यकीनन किसी के मफाद में नहीं है। एहतजाज सबका हक है जब तक वो एहतजाज आइन और कानून के दायरे में हो। गुफ्तगू करते हैं, मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। साले जाफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। साले जाफर साहब शुक्रिया आपका। उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा है, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं। उज़्मा कारदार साहिबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब कल ओथ टेकिंग हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर का, वज़ीर आज़म का इलेक्शन होगा और उसके नतीजे में एक बहुत मजबूत अपोजिशन भी आपके सामने होगी। हमने देखा कि 2002 से लेकर अब तक अपोजिशन का मिला जुला किरदार रहा। आपने जनरल मुशर्रफ के दौर में एहतजाज भी किया। आप लोगों के यानी कि जब हुकूमत नहीं थी, मुस्लिम लीग नवाज़ की थी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक किरदार जो था एहतजाज के हवाले से सामने था। इस दफ़ा आप क्या देखते हैं कि एहतजाज आईन और कानून के दायरे में हो गए या नहीं? नहीं, अपोजिशन पार्लियामेंट को मजबूत करती है और इंतहाई ज़रूरी है कि हुकूमत जो कुछ कर रही है उस पर गहरी नज़र रखी जाए और जहाँ जहाँ गलती हो रही है उसको निशानदेही उसकी की जाए। लेकिन गुफ्तगू अगर दलील के ज़रिए की जाए और फैक्ट्स और फिगर्स पे, आदाद व शुमार पे अगर बात की जाए तो उस बात में ज़्यादा वज़न होता है। और अब ज़माना आ गया है कि हम जज्बातियत से निकलें और अक़लियत की तरफ जाएं और एक बेहतर माशरे की तश्कील की तरफ हम आगे। लेकिन आपको सर बेहतर माशरा नज़र आता है मिसाल के तौर पे कि तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता जो कैंडिडेट से उम्मीदवार थे वो अक्सरियत नहीं ले सके मतलूबा के अपनी हुकूमत बना पाते, और अब एहतजाजन उन्होंने कई ऐसे काम किए, मिसाल के तौर पे IMF को ख़त लिखने का जो कि कर दिया है। सो मतलब फिर तो नज़र आता है कि अपोजिशन अपने उस किरदार के तहत नहीं काम करेगी जो कानून और आइन और अखलाकियात में हमें मिलता है। नहीं, देखिए पुराने रवाबित हैं मगरबी साम्राज्य से। CPEC को रोका गया, फिर IMF से जो है वो मुआहदा किया गया। CPEC को रोकना ख़ास तौर से ये मगरबी साम्राज्य की बहुत बड़ी खिदमत थी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन थी, वो नहीं बनाई गई। खैर वो तो पहले भी नहीं बनी थी। लेकिन ये जो है कि इस खित्ते में जो एक बड़ा तज़ाद चल रहा है, एक तो हमारा इस रीजन का तज़ाद है जो तरक्की पसंद फ़िक्र के और इंतहा पसंदी के दरमियान है, एक चीन और अमेरिका का आलमी पैमाने पे चल रहा है। तो उसमें मतलब अगर अमेरिका का साथ दिया गया है तो फिर एक तरीके से एहसान किया गया है उन पे, और फिर हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के वहाँ से भी उसका तहरीक इंसाफ हैज़ ए क्लेम ऑन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक, सही। साले जाफर साहब, कल ओथ टेकिंग के बाद आप असम्बली का माहौल कैसा देख रहे हैं? असम्बली का जो माहौल है इसकी एक रिहर्सल तो हो चुकी है। आपने पंजाब असम्बली देखी, सिंध असम्बली देखी, वहाँ का जो माहौल है वो आप अपने सामने रखें, और उसके बाद आज KP की असम्बली हुई है, वहाँ का माहौल सामने रखें। जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों को मौका मिलेगा वो वही कुछ करेंगे जो उन्होंने आज KP असम्बली में किया है। और जहाँ पर आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
और पीपल्स पार्टी का असर रसूख नज़र आएगा सही। तो वहाँ आपको कराची और लाहौर की असम्बलियों के मनाजर देखने के लिए मिलेंगे। जहाँ तक हिज़्ब इख्तिलाफ का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि ये हिज़्ब इख्तिलाफ जो है इतनी जानदार है, मुंतशर है, शोरीदा है। पार्लिमानी जमहूरियत में नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जी, बहुत बड़ी तादाद नहीं है। 90 प्लस नहीं, ये कोई तादाद नहीं है। अच्छा, ये अपोजिशन, ये वही पार्टी है जिसके 146 अरकान अभी को 1.5-2 साल पहले कौमी असम्बली से दुम दबा के भागे थे और कुछ भी नहीं कर सके थे। अगर उनको अपनी ताकत पे, अपने अदद पे भरोसा होता, अदद पे गुमान होता और घमंड होता, तो वो असम्बली में बैठते और मुकाबला करते। इसका मतलब ये हुआ साफ साफ लफ्ज़ों में कि इन लोगों को ना सियासत करनी आती है, ना मुखालफत करनी आती है। ये सिर्फ शोर मचाते हैं, और ये हुकूमत में हो तब भी शोर मचाते हैं, अपोजिशन में हो तब भी शोर मचाते हैं। और अपोजिशन जो है वो शोर मचाने का काम बात है ना कि ऐवान को चलाना है, उसके लिए बातचीत ज़रूरी है। और नॉर्मली ऐसा होता है, जो माजी में हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत जब बैठती हैं सो कुछ ऑफर्स होती हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत आप ले लीजिए, डिफरेंट जो कमेटीज़ हैं उनको आप चेयर करें ताकि हुकूमत पे चेक भी हो और अपोजिशन को भी एक अपना किरदार अदा करने का मौका मिलता है। इस दफ़ा आप देखते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सकती है या नहीं? नहीं, यकीनन ये अगर पीटीआई जिनको आप कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि वो पीटीआई हैं, वो इंडिपेंडेंट मेंबर्स थे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। जी हाँ, सुन्नी इत्तेहाद भी अभी आप देख लीजिएगा, अभी इलेक्शन कमीशन से जो फाइंडिंग आएगी आपको पता चल जाएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी है या नहीं है। वो भी अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो जहाँ तक इनकी आपस में मफाहमत का ताल्लुक है, वो उसी वक्त हो सकती है जब वो लोग जो खुद को अपोजिशन कहते हैं वो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट माने, और गवर्नमेंट तो मानी बैठी है कि ये अपोजिशन है। अगर इनको अपोजिशन बनना है तो हम इनको सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। आपने देखा लाहौर में पंजाब असम्बली में जो कुछ इन्होंने किया, उसके बाद उनका जो रवैया था मरीम नवाज शरीफ का, वो वाकई सियासतदानों वाला था, मुदब्बराना था, रहनुमाओं वाला था। इसी तरीके से कराची में मुराद अली शाह का जो तर्ज अमल था वो एक सियासतदानों वाला था। केपी में जो कुछ इन्होंने किया उससे यह साबित हुआ कि इनके नज़दीक सियासत सिर्फ हड़बाओंग है, सियासत सिर्फ शोर मचाना है, सियासत सिर्फ गिलाजत उभारना है। मुझे माजरत, मैं चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें, लेकिन जो कुछ आज हमने केपी असम्बली में देखा, जो मनाजर थे, वो कोई सफाई सुथराई वाली बात नहीं थी। ठीक, बिल्कुल सही। उस्मा कारदार साहिबा, अब आप ऐसी अपोजिशन मिली है कि जो एक बहुत ही भरपूर जज्बात रखती है, और जैसे साले जाफर साहब बात कर रहे थे कि उनका रवैया ऐसा हो सकता है कि जो परेशान कुन हो और नामुनासिब हो, ये लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ। लेकिन हुकूमत का काम है या ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हुए मेंबरान का काम है कि वो माहौल को कैसे ठीक रखते हैं, पार्लिमानी निज़ाम को कैसे ठीक तौर पे चलाने में अपना किरदार अदा करते हैं और अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेते हैं। ये काम आप कैसे कर पाएंगे अगर अपोजिशन आपकी बात ही मानने को तैयार ना हो? कैसे चलेगा ये मामला? जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, जमहूरी इक़दार जो हैं उनको फॉलो करना पार्लिमानी जमहूरियत में बहुत ज़रूरी होता है। और आप एक सियासी रवैया अगर नहीं रखेंगे तो फिर आपका जो रोल है पार्लियामेंट में वो बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा। ऑपोजिशन बिल्कुल हकीकत है स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, लेकिन कौम के मुफाद में पब्लिक इश्यूज के पर आप बैठें और एक मुस्बत तनकीद करें, अच्छे मशवरे दें ताकि हुकूमत के साथ मिलके आप लोगों के मसाइल का हल ढूंढें। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे ख्याल में जो लीडरशिप है ना इन लोगों की, वो इस मूड में नहीं है। और आपने एक सबसे बड़ा मुजाहरा तो आपने देख लिया है कि आरिफ अलवी साहब का क्या रवैया रहा है, किस तरीके से वो रखने अभी भी डाल रहे हैं। उन्होंने एक प्रेसिडेंट की जो एक इतनी, जिसका कोई भी रवैया हो, आईने पाकिस्तान आपको रास्ता फराहम करता है तो वो रास्ता आपने अडॉप्ट कर लिया, तो बहुत बात अलग है। मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कि जो उनका रवैया है वही उनके बानी का रवैया है, और वही आपको उनकी पूरी जो लोग पार्लियामेंट में आए हैं उनका भी वही रवैया होगा। वो आपने केपी में देख लिया है, आपने हर जगह उसकी मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मरियम नवाज साहिबा की इलेक्शन थी, ये वॉकआउट कर गए, तो स्पीकर साहब ने और मरियम नवाज साहिबा, मेरा सवाल ये है, मैं सवाल दोहरा देता हूँ, रीफ्रेज कर देता हूँ। उनका रवैया तो आप ये या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी अगर सरकारी बेंचों पे बैठे हुए लोगों की है कि ऐवान का जो निज़ाम है, काम है, वो दुरुस्त तौर पर चल सके, उसके सिलसिले में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? एक्चुअली मैं उसी बात पे आ रही हूँ। अगर आप मुझे बात मुकम्मल करने दें, दैट वुड बी वेरी नाइस।
तो मरियम नवाज साहिबा ने खड़े होकर स्पीकर साहब से गुजारिश की, क्या आप प्लीज मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करें कि एक टीम जाए और उनको वापस मना के लेके आए और वो ऐवान में बैठे और एक पूरे एक जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो। वो टीम पूरे 10 लोगों की गई वहां पे ऑपोजिशन की लॉबी में, और उनके बातचीत के बाद तकरीबन 25 के करीब ऑपोजिशन के मेंबरान आके बैठ गए अपनी सीटों पे, लेकिन जो बकाया थे उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया। उन्होंने उनको वापस कहा कि नहीं, आप वापस आए, आप नहीं बैठेंगे। बहरहाल वो किस्सा खत्म हुआ। आज मैं आपको बताती हूँ कि जब इजलास शुरू हुआ तो मरियम नवाज साहिबा खुद उठ के गई ऑपोजिशन के पास और उनको कहा कि जी मैं अब सबकी सीएम हूँ और मैं बिल्कुल आप के साथ हम सब इकट्ठे मिलके चलेंगे और इकट्ठे मिलके हम लोगों के जो पंजाब के लोगों के जो जेस्चर था। लेकिन आप समझती हैं कि इस तरह के जेस्चर से मतलब बात बढ़ चल जाएगी, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम हो जाएगा? आर यू होपफुल और नॉट? देखिए वो बढ़ भी जाएगी, और मैं आपको बताती हूँ ना, देखिए स्पीकर साहब को इन्होंने इतराज ये उठाया कि ये बजट जो है ये आपने इसकी डिटेल हमें नहीं दी। तो स्पीकर साहब ने कहा कि जी ये तो एक आईन और कानून इजाजत देता है कि इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुई है तो हम इस तरह से 1 महीने के लिए बजट है, तो इसलिए ये इसमें कोई वो गैर आईनी बात नहीं है। तो मरियम औरंगजेब साहिबा ने उठ के खड़े होके कहा कि जी कोई बात नहीं है, हम स्पीकर साहब आपको डिटेल ऑलरेडी इसकी पहुंच गई है इस बजट की, तो आप अगर चाहते हैं तो ये डिटेल जो है वो ऑपोजिशन को भी दे दें ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात आऊँ वापस आपके पास। सेनेटर साहब ये फरमाइए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बात कर रहे थे नून लीग की लीडरशिप के हवाले से इलेक्शन से पहले, उसने खासा डिस्क्रेडिट किया मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप को। अब वो वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, सो आप उन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो जो गुफ्तगू थी वो बस इलेक्शन के लिए थी या मतलब वो सोच उनकी अभी भी वही कायम रहेगी? नहीं, जो हमारा हम जो कुछ कह रहे थे उसकी बुनियाद हमारे 10 नुकात पे थी और हमारे मंशूर पे थी, और हम वो हल सामने ला रहे थे कि इस तरीके से जो गरीबों के मसाइल हैं, बदकिस्मती से हमारे तज्जियों में पाकिस्तान के अवाम कहीं नहीं आती। कुछ शख्सियात पे हम बोलते रहते हैं, लेकिन गरीबों के मसाइल किस तरीके से हल किए जाएँ वो हमारे तजावीज़ थी, और वो तजावीज़ कोई नई तजावीज़ नहीं थी। वो हैं कि जो सूबे सिंध में हमारी हुकूमत थी एक अरसे से हम कर रहे हैं और अच्छे नताइज उसके निकले। और मुझे बड़ा इत्मीनान और ख़ुशी है कि चीफ़ मिनिस्टर पंजाब ने भी हलफ उठाने से पहले ही जो अपना प्रोग्राम बनाया तो वो पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम है। यानी जिस तरीके से वो स्कूलों में बात कर रही हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिस तरीके से वो ये औरतों के हकूक़ की बात कर रही हैं, ट्रांसपोर्ट के मसलों की बात कर रही हैं, तो वो सारी की सारी बातें अशराफिया के मुतालिक नहीं थी बल्कि वो पीपल सेंट्रिक थी। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक दूसरे से सीखें और जहाँ जहाँ भी कामयाबियाँ हुई हैं उसको हम अपने यहाँ भी लगाएं। और ये तमाम चीज़ें करने की जो बड़ा ख़दशा है हमें, वो एक तो ये है कि IMF के साथ जो इस वक्त कोई 7-8 लाख की बात की 7-8 बिलियन की बात की जा रही है जी, 8 बिलियन। लेकिन अगर इस रास्ते पे चलते रहे तो बात ये 10-12 बिलियन पे जाएगी और उसका बोझ जो है वो गरीबों पे और ज़्यादा पड़ेगा। तो बहुत बड़ा इख्तिलाफ है। लेकिन एक सवाल सर यहाँ ज़रूर बनता है कि आपने गैर मशरूत तौर पे फ़ैसला किया, अनाउंस किया कि आप मुस्लिम लीग नवाज़ के उम्मीदवार को वोट देंगे वज़ीर आज़म के इंतखाब में। सो एक तो आपने शायद इसलिए भी किया कि अददी तौर पे वो आपसे अक्सरियत में है कौमी असम्बली में, लेकिन यकीनन एक चीज़ और या एक असूल और आपके जहन में होगा कि ये लोग मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट कैंडिडेट टू रूल द कंट्री, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू वोट फॉर हिम। नहीं, मेरे ख्याल से ये बात नहीं है। अच्छा, ये बात नहीं है, ये नहीं समझते आप? मुल्क को एक हुकूमत की ज़रूरत थी। एक अजब बेइत्मीनानी और इंतशार फैला हुआ था और उसमें जो नहीं सर, आप वोट देने का तो असूल ही है ना कि जो आप समझें कि सबसे बेहतरीन आदमी है उसको आप वोट देते हैं। ये नहीं है शायद, ये असूल नहीं होता। ये एक पार्टी और दूसरी पार्टी की बात है, एक नज़रिए और दूसरे नज़रिए की बात है, और ये नज़रिए इत्तेफाक से एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं। तो उस वक्त जो एक एनार्की मुल्क में मची हुई थी और इंतशार पसंदों को और दहशत गर्दों को एक ओपनिंग मिल रही थी, तो उस
पे फौरी तौर पे बंद बांधना ज़रूरी है। इसको रिफ्रेश कर लूँ सवाल को, अगर आप इजाज़त दें तो। इस सवाल को ज़रा मैं रिफ्रेश कर लूँ अगर आप इजाज़त दें कि क्या पीपल्स पार्टी समझती है दिल से कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उसकी ये क़यादत मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है? नहीं, ये पर्सनस पे नहीं होता, ये पॉलिसी पे होता है, ये क्या प्रोग्राम पॉलिसी पे। जैसी होंगी? आई मीन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सन्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिसीज़। और हमने पॉलिसीज़ दी हैं कि जी ये पॉलिसी है और ये काम हम कर रहे हैं और इस काम को कामयाबी के साथ कर रहे हैं। आप एक काम कर रहे हैं और उस काम में मुल्क में गुर्बत बढ़ गई है, तो ये कि हम उजरतों को बढ़ाएं ताकि सरमाया गर्दिश में आए, हम मुल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाएं, हम बिजली के सोलर पार्क्स लगाएं हर जगह ताकि पैदावारी लागत जो है वो हमारी गिरे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, या 300 यूनिट हम गरीबों को मुफ्त दें, जैसे कि 100 यूनिट हम थर के अंदर मुफ्त दे रहे हैं। अच्छा, वैसे ये आपने, आई एम ग्लैड कि आपने जिक्र छेड़ दिया 300 यूनिट वाला। ये तो आप समझते हैं कि रियलिस्टिक है गिवन द फैक्ट, ये भी आपने जिक्र किया IMF के प्रोग्राम का, IMF के प्रोग्राम में रहते हुए। हमारी पॉलिसी में IMF कहीं नहीं है, ना कोई बैरूनी कर्जा है। बैरूनी कर्जों पे हमारे 10 नुकात नहीं। आप सर ग्राउंड रियलिटी को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? नहीं, दिस नॉट ग्राउंड रियलिटी, दिस कमिंग फ्रॉम द स्काई। ग्राउंड पे अवाम रहते हैं, और ये हमने सूबे सिंध में किया है। सिंध का सबसे बड़ा मंसूबा हमने बगैर IMF के किया है, थर का, और जो हम 3.5 रुपये पर यूनिट बिजली जनरेट कर रहे हैं वहाँ पे, वो बगैर उसके है। सही। अब कल ही जो एक बड़ी रिपोर्ट थी ग्वादर के बारे में, बिजली का जो बहरान है, $460 फी टन के हिसाब से इंपोर्ट किया जा रहा है, तो हम अगर $37 फी टन दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं इस पर ज़रा मज़ीद बात करना चाहूँगा, लेकिन ज़रा साले जाफर साहब, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे नून लीग को सपोर्ट कर रही है हुकूमत साजी में, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो फैसले करेगी पॉलिसी लेवल पे या एग्जेक्टिव डिसीजन होंगे, तो उसको भरपूर हिमायत हासिल होगी पीपल्स पार्टी की पूरे अगले 5 साल के लिए, जब तक ये कौमी असम्बली का टेन्योर है? पॉलिसी की तो हिमायत नहीं कही थी मैंने। नहीं, अगर कोई, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा अगर पॉलिसी डिसीजन। देखिए जी, गुजारिश ये है कि गुफ्तगू मफरूज़ों की बुनियाद पर तो नहीं होती ना जी, कि ये फ़ैसला होगा तो उस फैसले की तायद होगी और उस फैसला होगा तो इस फैसले की तायद होगी, ऐसा नहीं है। जब मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक कोalition बनती है, तो उनके दरमियान एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग होती है कि मुख्तलिफ मसाइल के बारे में जो उनकी आपस में मफाहमत किस तरह चलेगी। ये जब तक ये ना हो, उसके बगैर कोalition बनती नहीं है। तो ये कोalition कोई नई नहीं है, इससे पहले भी इसका तजर्बा हो चुका है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग N के दरमियान एक तवील तारीख़ है आपस में बाहमी मनाफरत और मुनाक़शे की, और उसको दोस्ती की भी एक तारीख़, और उसको मैं अर्ज़ करता हूँ, उसको ख़त्म किया अल्लाह ग़रीक़ रहमत करे बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने मिसाक़े जमहूरियत का जो मुआहदा हुआ लंदन में, और उसके बाद उनके दरमियान एक को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे के लिए जज्बा पैदा हुआ, और उसके नतीजे में आप देखिए कि हालात 2006 के बाद पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान उस तरह की कशीदगी नहीं रही, मामला ठीक होते गए। लेकिन ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि बीच में एक ऐसा किरदार भी आया जिसने आकर पाकिस्तान की सियासत का तिया पांचा कर दिया, अखलाकी अक़दार को तबाह कर दिया, जमहूरियत का बेड़ा गर्क कर दिया, और उसने इतना बिगाड़ा कि लोग अब सही बात करते हुए भी खौफजदा हैं, शाइस्तगी के साथ, शाइस्तगी के लबो लहजे को इख्तियार करते हुए भी लोग घबराते हैं। तो ये एक ऐसा एलिमेंट आया जिसकी वजह से सियासी जमातों के दरमियान में भी एक दूसरे के बारे में शक व शुबहात पैदा होने लगे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिन पीपल्स पार्टी में और PMLN में जो अभी मफाहमत हुई है, जो कोalition बनी है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लोग चलेंगे, और ना सिर्फ चलेंगे बल्कि मुल्क को जो इस वक्त शदीद तरीन मुश्किलात हैं उसमें से निकालेंगे। आपने अभी ताज आदर साहब से गुफ्तगू में पूछा कि जो पीपल्स पार्टी तायद करेगी फैसलों की जो मुस्लिम लीग N करेगी, गुजारिश ये है कि और क्या मुस्लिम लीग N के पास बेहतरीन लीडरशिप है। जब कोalitions बनती है तो ये मफाहमत होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि जिस पार्टी को वो आप लीडिंग रोल देते हैं, आप उस पर एतमाद करते हैं, और वो जो जिस पार्टी को लीडिंग रोल मिलता है उसको भी ये पता होता है कि जो हमारी पार्टियां जो हमारे साथ हैं उनकी क्या तवक्कुआत हैं, तो वो एक दूसरे के साथ ज़िंदा रहते हुए आगे बढ़ने के अमल को चलाती हैं। लिहाजा आपको ये तवक्को रखनी चाहिए कि ये चूँकि दोनों पार्टियां ऐसी हैं जिनकी
पूरे मुल्क में बड़ी। वैसे आप जिस ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा आज कर रहे हैं इस गुफ्तगू में, मतलब मैंने माजी में कभी आपसे ऐसा सुना नहीं। मतलब नॉर्मली आप ज़रा क्रिटिकल गुफ्तगू करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि माजी में अगर आपको कुछ अवामिल ने, अनासर ने मायूस किया हो तो आप हमेशा ही मायूस रहे। अब मायूस नहीं है, साईं जो कह रहे हैं उसकी एक मजबूत बुनियाद है। हाँ, बुनियाद गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी को और PMLN को इसलिए भी अब मिलकर चलना चाहिए और इसलिए भी इस हुकूमत को कामयाब बनाना चाहिए, इसलिए भी मुश्किलात पे काबू पाना चाहिए कि उनका अपना मुस्तकबिल इसी में है। अगर आज ये हुकूमत कोई काम करेगी तो कल को पीपल्स पार्टी भी अवाम में जाके कहेगी कि हमने उनका साथ दिया तो ये काम हुआ। इसी तरह मुस्लिम लीग N भी लोगों को डिलीवर करेगी तो कल जब इलेक्शन होंगे तो कहेंगे देखिए जी आपने अपनी इंतहाई शदीद तरीन मुखालफत के बावजूद पीपल्स पार्टी को साथ लेके चले और ये नतीजा हमने आपको दिया। ये इसी बात को अगर आगे बढ़ाऊं उस्मा कारदार साहिबा के लोग अब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मुल्क के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे और मरकज़ में आप हुकूमत एक में बना ली और दूसरे में बनाने जा रहे हैं, सो ये लास्ट चांस है। अगर आपने परफॉर्म कर दिया तो शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग मज़ीद मजबूत होकर सामने आएगी। अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो शायद ये मुस्लिम लीग नवाज सुकड़ के बहुत एक महदूद सी पार्टी रह जाए। ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने भी यकीनन सुनी हुई होगी। सो ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है, इसके लिए तैयार हैं आप लोग? जी आप सही कह रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग हालात हैं और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो मईशत है उसको संभाला देना, उसको ट्रैक पे दोबारा लेके आना जो है कोई आसान काम नहीं है। और जो महंगाई है उसने भी इतना मुश्किल एक चैलेंज हमारे लिए खड़ा किया हुआ है, क्योंकि एक आम जो इंसान है उसकी ज़िंदगी इस वक्त निहायत तकलीफ में गुजर रही है। लेकिन आप देखें कि ट्रैक रिकॉर्ड देखें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कि जिन जिन अदवार में वो रहे हैं, उनकी हुकूमत रही है, तो उस वक्त पाकिस्तान में किस तरीके से तरक्की हो रही थी। महंगाई जो थी वो सिर्फ 4% थी। अब मैं क्या आपको गिनवाऊं, लोड शेडिंग खत्म उन्होंने कर दी थी, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी 2013 में, तो उन्होंने तो परफॉर्म करके दिखाया। जितनी 22 मोटरवेज है सब उनके जमाने में बनी, जितने एयरपोर्ट्स हैं उनके जमाने में बने। मैं 119 NA में जब कैंपेनिंग डोर टू डोर कर रही थी मरियम साहिबा के लिए, तो मैं उनसे सवाल पूछती थी कि ये आप क्यों 35 साल से मियां साहब नवाज शरीफ साहब के साथ आप जुड़े हुए? तो वो कहते थे वो देखो वो स्कूल, ये वो है जो उन्होंने हमें बना के दिया था, हमारे अभी जो बच्चे हैं उधर जाते हैं, वो देखो अस्पताल, वो देखो हमारी उस वक्त जिंदगी आसान थी, हमारी ये मुश्किलात नहीं थी जो आज हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें कि कितना जबरदस्त है। उनकी जो उन्होंने एक पाकिस्तान को जो एटमी ताकत बनाया। अच्छा, एक सवाल और, जरा वक्त की कमी है, बचा लूं। एक सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरकज़ में काबीना का हिस्सा बनने नहीं जा रही, वो नहीं है। आपके ख्याल में ये आपके लिए, हुकूमत के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए ज़्यादा बेहतर और आसान होगा कि अपनी खुलकर पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें अपने मंशूर के मुताबिक, या आप चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इस पावर शेयरिंग में आए और मिल के इकट्ठे इन मसाइल का आप खात्मा करें? कौन सा आप बेहतर समझती हैं रास्ता? आप अगर मेरी ओपिनियन जा रहे हैं तो देखें, ये हमारा कोई जाती एजेंडा नहीं है। ये हमने पाकिस्तान की खातिर हमने हुकूमत जो है उसको एक्सेप्ट किया है। पाकिस्तान किस नहज पे खड़ा हुआ है? मेरी तो जाती राय ये है कि पीपल्स पार्टी को भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। आप ताज हैदर साहब पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, तो पॉलिसीज की भी आप इकट्ठे मिलकर पॉलिसीज बना सकते हैं। एक दूसरे के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इकट्ठे गाड़ी चल सकती थी हमारी। और मैं ताज हैदर साहब से पूछ लेता हूं कि क्या मुस्तकबिल करीब में ऐसा कोई चांस है या नहीं है? फाइनली लास्ट क्वेश्चन ताज हैदर साहब के, पंजाब के हवाले से खबर आ रही थी कि अगले मरहले में शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत में पंजाब में आप काबीना का हिस्सा बने। क्या ऐसी सोच मरकज़ के हवाले से भी है कि आगे चल के आप? नहीं, मेरे ख्याल से बाहर रह के हम इस हुकूमत की बेहतर मदद कर सकते हैं। और जो हमारे पीपल सेंट्रिक प्रोग्राम है, जैसा मैंने पहले कहा, जी मैंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को मुबारकबाद दी कि उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बिल्कुल पीपल सेंट्रिक रखा है और आवाम के मफाद में हर डिस्ट्रिक्ट में वो अस्पताल खोलना चाहती हैं, स्कूलों के लिए करना चाहती हैं, और हम इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होगी कि जो गरीब के मफाद में नहीं होगी,
तो पार्लियामेंट में रह के हमें आज़ादी होगी तनकीद की नहीं, बल्कि एक हल पेश करने की, इस्लाह की नहीं, हल पेश करने की। बिल्कुल जी, हमने ये 3-3.25 लाख मकान बनाए हैं गरीबों के लिए, तो आप भी बना लीजिए। फाइनली वेरी क्विकली सारे जाफर साहब, लास्ट मिनट है, कि आप समझते हैं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एज अ फॉरेन मिनिस्टर उस कोalition गवर्नमेंट में एक अपना किरदार अदा किया और उनकी तारीफ भी हुई, क्या वो ये किरदार दोबारा अदा करने के लिए तैयार हो जाएंगे मुस्तकबिल करीब में या नहीं? मेरी मालूमात यही हैं कि पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जो है वो मुंतज़र रहेगी जब तक बिलावल वापस नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने ये फ़ैसला किया है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फॉरेन अफेयर्स को रिटेन करेंगे, और जब फॉरेन अफेयर्स की वजारत किसी को कलमदार नहीं सौंपा जाएगा तो उसका मतलब यही होगा कि उसको खाली रखा जा रहा है कि बिलावल आएँ और आके उसको संभाल लें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ये खबर देने का भी ताज हैदर साहब, आपका शुक्रिया साले जाफर साहब, उज़्मा कारदार साहिबा हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ गुफ्तगू करेंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन पे, हमारे साथ रहिएगा। ये ले मैम आपका ऑर्डर, चेक कर लें। हाँ ठीक है, 3 मीडियम पिज्जा है, ऑर्डर पूरा है, मैं पैसे लेकर आती हूँ। मैम पेमेंट रास्त से करते हैं। रास्त से? जी, अब कैश नहीं, रास्त ऑन डिलीवरी। जी हाँ, अब रास्त से पेमेंट इतनी आसान, यानी अपने बैंक की ऐप खोलो, QR कोड स्कैन करो और रास्त से ऑनलाइन पेमेंट करो, क्योंकि रास्त फौरी, फ्री, आसान और महफूज भी। वाह, रास्त ऑन डिलीवरी। रास्त पल भर में, मुल्क भर में। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत की। हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता से PTV न्यूज पर। भारत में मोदी हुकूमत हिंदुत्व के एजेंडे के नफाज के लिए अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत निशाना बना रही है। भारत में अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद, धमकियां और उन्हें हिरासा करना रोज का मामूल बन गया है। मोदी की हुकूमत में भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। हिंदुत्व के हमलों से भारतीय अक़लियतों को बचाने के लिए इंसानी हुकूक के आलमी इदारों को आगे आना चाहिए। ज़ारा अलर्ट, बच्चों की गुमशुदगी या अगवा की सूरत में वक्त जाया किए बगैर फौरन ज़ारा हेल्पलाइन 1099 या रोशनी हेल्पलाइन 113 पर राब्ता करें। गुमशुदगी की सूरत में करीबी थाने में फौरी तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराएं और बच्चे की तस्वीर, मुतल्लिका तफसीलात और फोन नंबर पुलिस अफसर को जरूर फराहम करें। ज़ारा अलर्ट ऐप से गुमशुदा, अगवा और ज्यादती के शिकार बच्चों के लिए बाजियाबी और बहाली की खिदमात हासिल करने के लिए ऐप को अभी गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की। पाकिस्तान के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना बहुत ज़रूरी है। हमारा बहुत सा
जो कर्जा है या जो बिल है, जो फॉरेन एक्सचेंज है, वो हम खर्च करते हैं अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। हम बाहर से तेल मंगवाते हैं या LNG मंगवाते हैं, उसके ज़रिए हमारे बिजली घर चलते हैं, हमारे गैस के प्लांट्स चलते हैं, या हमारी जो गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट है उसमें फ्यूल इस्तेमाल होता है। घरों में जो हमारे तवानाई की ज़रूरियात हैं वो पूरी होती हैं, और इसके लिए हमें बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और यकीनन आपने देखा होगा इसकी वजह से लोगों के बिल्स भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर गए हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन अगरचे 2009 में ये इसका जो मंसूबा जो है बनाया गया था, लेकिन 15 साल तक इसमें कुछ ज़्यादा पेशरफ नहीं हो पाई, और अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ये गैस पाइपलाइन को तकमील किया जाएगा। अगरचे ईरान पर कुछ ऐसी पाबंदियां भी हैं आलमी सतह पे, लेकिन उससे ये इस्तिस्ना भी हासिल हो सकता है, और हुकूमत पाकिस्तान का ये मानना है कि उस पाबंदियों की जद में ये गैस पाइपलाइन नहीं आती। 80 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है ये बिछाना है पाकिस्तान ने। तकरीबन $1.5 बिलियन की मदद से ये मनसूबा मुकम्मल होगा 1.5 साल में, 45 अरब रुपए के ज़रिए। और एक तो पाकिस्तान इससे ख़बरों के मुताबिक कुछ जो जुर्माना है जिसमें डिले हुआ है उससे भी बच सकता है, और इंतहाई सस्ती जो गैस है पाकिस्तान को इसमें मिल सकती है। इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर जासिम अनवर साहब, पब्लिक पॉलिसी स्पेशलिस्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जासिम साहब आपसे मैं अगर आगाज़ करूँ जी कि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि क्योंकि गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, सार्फिन के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और हम गैस की मदद से बिजली बनाते हैं और फिर वो घरेलू और सनती सार्फिन को वो मुहैया की जाती है। ये पाइपलाइन कितनी अहम है, और 1.5 साल बाद जब ये मुकम्मल हो जाएगी पाइपलाइन गवादर से ईरान के बॉर्डर तक, तो उसके बाद मतलब हमें आम लोगों को इसका बेनिफिट क्या है, कैसे, कितना जल्दी और क्या मिलना शुरू होगा? जी थैंक यू सो मच जी, आपने मुझे मदऊ किया इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसे आप सबको पता ही है कि पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी क्राइसिस में है, और जो ओवरऑल हमारी फॉसिल फ्यूल की कंजप्शन है वो मोर देन 50% है, और हम हाइड्रो पावर का भी उतना पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इस तरह के हालात में जो सबसे चीप एनर्जी दुनिया में है वो गैस को समझा जाता है। अब अगर हम उसके रिज़र्व्स को देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ 0.04 यानी 0.4% जो है दुनिया का गैस रिज़र्व पाया जाता है, जबकि ईरान जो है वो सेकंड हाईएस्ट रिज़र्व्स हैं उसके। अब ईरान में इसके अलावा जो उनकी अपनी हाइड्रो पावर एनर्जी है वो भी उनके सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, और उनका लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर होने की वजह से सिर्फ 5% जो उनकी यूजेज है वो गैस के ज़रिए है। तो अगर ये पाइपलाइन सपोर्ट की जाती है, हो जाती मतलब ये कि जो 95% उनके रिजर्व्स हैं वो अभी तक अनटैप्ड हैं जी, और दूसरा 17% ग्लोबल रिजर्व, सेकंड हाईएस्ट रिजर्व्स हैं वहाँ पे जी। अच्छा, लेकिन एक सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा कि हमारी जो सबसे बड़ी और अहम डिस्कवरी थी पाकिस्तान की इस सेक्टर में, हिस्ट्री में, वो सुई थी, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। उसके बाद ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं लेकिन उस नौयत के नहीं हो पाए, इसकी क्या वजह है? देखें, इसके अंदर तो बहुत सारी जियो टैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं जो ग्लोबल डायनामिक्स के साथ रिलेट करती हैं, और अर्थ के प्रोफाइल्स के साथ साथ नीचे रिजर्वायर्स हैं, हम फॉसिल फ्यूल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब ईरान में हाईएस्ट रिजर्व्स हैं, तो इसका मतलब तो हम इसको रिलेट कर सकते हैं इसके साथ कि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वो रिज़र्व ज़्यादा हों, लेकिन इसके साथ साथ जो सुई के रिज़र्व्स हैं वो हम कंटिन्यूस यूटिलाइज़ कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तान में अगर इस साल जुलाई की फिगर्स निकालें तो 18,000 BTU हमारे यूनिट्स हैं, वो तकरीबन इस वक्त रिज़र्व्स हैं, जबकि ईरान की जो है आपको पता ही है तकरीबन और 1 अरब से ज़्यादा की उसकी यूनिट्स हैं। मैं वापस आता हूँ डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं पाकिस्तान में, उसका जो हमें सालाना बिल है वो तकरीबन $17 अरब से ज़्यादा का बढ़ता है। इट्स अ वेरी वेरी बिग एंड ह्यूज अमाउंट। आपके ख्याल में ये IP गैस पाइपलाइन या इस तरह के दीगर मंसूबे अगर पाया तकमील को पहुंच जाएं तो ये बिल कम हो सकता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहजाद, सो इसका जायजा ले लेते हैं। पाकिस्तान में जस्ट गो बैक अबाउट 5 years 4000 MMCFD गैस रोजाना पाकिस्तान की अपनी थी, वो कम होती रही, आज वो फिगर 2900 MMCFD है और 5% कम हो रहा है हर साल। अब पाकिस्तान की खपत क्या है? पाकिस्तान की जो खपत है वो 6000 एवरेज चलती है, सर्दियों में ज्यादा भी हो जाती है। अब व्हाट इज द पाइपलाइन गोइंग टू गिव अस? 750 MMCFD। सो ये इतना कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं है, बट इट हेल्प्स, राइट? अगर हम 2900 में हैं उसमें 750 डाल दें तो हम 2600-2700 पे चले जाएंगे। एक तो ये बात है, ये 781 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन है, इसका जो 80 किलोमीटर का एक पैच है उस पे काम शुरू होना है।
और इसकी जो डेडलाइन है वो सितंबर 2024 है इस पे काम शुरू करने की, जैसे आपने कहा, ताकि हमें कोई पेनल्टी ना लगे। पाकिस्तान की ये गैस सस्ती है कंपेयर टू व्हाट वी इंपोर्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, सो देयर इज अ ग्रेट एडवांटेज देयर। हमारे RLNG पावर प्लांट्स हैं, हमारी अपनी जो गैस की ज़रूरियात हैं वो हैं, क्योंकि कभी भी डोमेस्टिक का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सो यस, ऑल इन ऑल इट्स समथिंग। एक आम आदमी तो ये सवाल पूछेगा ना कि बड़ी अच्छी बात है, ये जितने भी फैंसी प्रोजेक्ट्स हैं आप इनको करें, बिल्कुल करें और इस पे आप क्रेडिट भी लें, लेकिन आम आदमी का सवाल यही होगा कि मुझे क्या फ़ायदा होगा, मेरा बिल जो इस कदर ज़्यादा इस वक्त आ रहा है उसमें क्या कमी वाक़ई होगी। तो लोगों का तो सवाल ये होगा, तो उसमें थोड़ा सा बता दें आसान लफ्ज़ों में कि क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए शहजाद, एक तो बात यह है कि चूंकि हम इंडिजिनस गैस 2900 पे चले गए, तो बाकी 1200 MMCFD हम इंपोर्ट करते हैं, जो जिसको हम RLNG कहते हैं, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें कीमतों को बढ़ाना पड़ता है। और हमेशा याद रखिए कि पहले गो बैक 3-4 ईयर्स ये $100 पे हम कर रहे थे, आज 280 रुपीज़ $1 पे कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली लोगों को बहुत तकलीफ हुई। इन द लॉन्ग रन एवरेज लोअर जो कॉस्टिंग हम करेंगे, जैसे ये गैस है, या हम इंडिजिनस पे जाएंगे, तो उससे कीमतों के बढ़ने की शरह को संभाला जा सकेगा, मेरा ख्याल है। वेरी राइट। डॉक्टर जासिम साहब, क्योंकि ईरान जो है वो मुख्तलिफ पाबंदियों का या सैंक्शंस का शिकार है अमेरिका और दीगर जो आलमी इदारे हैं उनकी जानिब से, तो कोई हमें इस चीज़ पे तो ख़तरा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट तो हम करेंगे, हमारे ऊपर खुद जुर्माना पड़ रहा है जिससे हमने बचना है, तो ये प्रोजेक्ट जो है उसकी जद में तो नहीं आता, और अगर आता है तो उससे निकलने का क्या तरीका? मैं सैंक्शंस के हवाले से जवाब देने से पहले आपको जो पिछला आपका सवाल था वो ये था कि हमें आम पब्लिक को बिलों में क्या फ़ायदा होगा। तो वेरी सिंपली अगर मैं आपको यूँ बताऊँ कि हमारे $5 बिलियन का जो डॉलर का सालाना खर्चा है वो इम्पोर्ट ऑफ ऑयल पे लगता है। अगर हम ये चीप गैस ले लेते हैं जो हार्डली चंद किलोमीटर के फासले से आती है, तो उसको हम जब एनर्जी कंजप्शन में कन्वर्ट करेंगे तो नेचुरली कहाँ 5 बिलियन और कहाँ हमारा नेबर जिसकी ऑलरेडी बड़ी चीप हमें वो मिलेगी सप्लाई, तो ऑब्वियसली कॉस्ट पे तो फर्क पड़ेगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, ऑब्वियसली ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। 5 बिलियन इज अ बिग अमाउंट फॉर फॉसिल फ्यूल जो हम ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहे हैं। सेकेंडली, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है वो सप्लाईज के हवाले से, गैस सप्लाईज के, वो सफिशिएंट है कि उसके ऊपर हमारी यूटिलिटी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं आएगी, तो सब्सिडाइज रेट पे भी दी जा सकती है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे, जो सैंक्शंस के हवाले से। अब ऑब्वियसली ईरान को जो सैंक्शंस हैं न्यूक्लियर क्राइसिस के हवाले से, ये जो अदर इशूज़ चल रहे हैं उसके ग्लोबली, उसका इम्पैक्ट इस पाइपलाइन के साथ डायरेक्टली नहीं है, बिकॉज ये हमारे बायोलैटरल कॉपरेशन के साथ ऑलरेडी इस पे तो मैं समझूंगा कि 94 से काम हो रहा था, बातचीत हो रही थी, लेकिन इसमें ईरान ने अपने एस्पेक्ट पूरे कर लिए और पाकिस्तान को इस पे कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे कि जी वो इस किस्म की कोई भी अपनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए या आवाम के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट ना करे। जी, तो मतलब यानी कि इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी का सामना नहीं होगा, सक्सेसफुली अगर हम इसको बना लेते हैं तो अल्टीमेटली फ़ायदा हमारा है। जी, बल्कि हमारे पास ये भी फ़ायदा है कि इवन अभी ईरान जो है ऑलरेडी इंडिया और चाइना के साथ ये कर रहा है, तो अगर पाकिस्तान के साथ ये कर लेते हैं तो हमारे पास, हम इनको इंटरनेशनल लेवल पे भी आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इट्स ईजी फॉर अस। वेरी राइट। डॉक्टर खाकाना जी का फाइनल क्वेश्चन, आज से नहीं बल्कि 90s बल्कि 80s से हम ये सुनते आए हैं कि जो उस वक्त के जो माहिरीन थे इस शोबे के, वो कहते थे कि पाकिस्तान इज़ बर्निंग गोल्ड गैस के हवाले से, और जो पाकिस्तान का एक जो कंजम्पशन पैटर्न है वही टोटली ठीक नहीं है। मतलब ये आज से 30-35 साल पहले से ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में जिस तरीके से हम कंज्यूम करते हैं गैस को, जो कि एक प्रेशियस कमोडिटी बन चुकी है कि हम चूल्हे जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, बेदरग इस्तेमाल हो रहा है, सो हमें ऑल्टरनेट एनर्जी के साथ या एडिशनल रिसोर्स के साथ अपनी कंजम्पशन जो हमारे पैटर्न या स्टाइल है उसको भी तब्दील नहीं करना चाहिए क्या? आपने एब्सोल्युटली बहुत ही खूबसूरत बात सामने रखी है शहजाद। पाकिस्तान को सिंगल सोर्स एनर्जी जो कि पावर होगी उस पर जाना है, इसलिए कि जो मेरे घर में गैस का हीटर है या मेरे घर में गैस का गीजर है या हम कपड़े धोने के लिए पानी गर्म कर रहे हैं, ये सब एक इनएफिशिएंट वे है। इससे बहुत ज्यादा एफिशिएंट वे में हम एनर्जी को तब्दील कर सकते हैं गैस से बिजली पे, और वो फिर हम सप्लाई कर सकते हैं ऑन अ चीपर लेवल। एंड ये जो इतना बड़ा नेटवर्क जिसको हम फैलाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान इज अ वेरी पिक्यूलर कंट्री कि हमने हर जगह पे ये नेटवर्क फैला दिया है विदाउट हैविंग द गैस फैसिलिटी नाउ, जो कि लोकल नहीं रही।
पर लोकल ड्रिलिंग जो है उस पे तो एक बहुत ही एक सहर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए कि आखिर अब जियोलॉजिकल स्टडीज पाकिस्तान का पोटेंशियल डिफाइन क्या कर रही हैं और हम उस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। पर जो गैस है, स्टेशन अभी भी चल रहे हैं, उस पे जब सीएनजी को लॉन्च किया गया तो बड़ी प्रमोशन की गई कि कॉस्ट इफेक्टिव है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, लेकिन फिर हमें पता चला कि ये तो उल्टा ही हमारा नुकसान हो गया। लेकिन स्टिल इट्स गोइंग ऑन। टेक्नोलॉजी अब मूव्स ऑन। अब तो द फ्यूचर ऑफ कार इज ईदर हाइब्रिड और ईवी, इवेंचुअली इट विल बी ऑल ईवी। सो अब तो ये मतलब 5-6 साल बाद तो हम गाड़ियां देखेंगे भी नहीं दुनिया में। पाकिस्तान में चले 10-12-15 साल लग जाएंगे इनको निकालते हुए। सो इवेंचुअली आई थिंक वील मूव। और वो तो अल्लाह ने आपको सूरज भी दिया है, अल्लाह ने आपको हवा भी दी है, और अल्लाह ने आपको इतना जबरदस्त पानी का नेटवर्क दिया है जिसको हम बहुत सा वेस्ट कर देते हैं समुंदर में डालकर। वेरी वेरी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। डॉक्टर जासिम अनवर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। पाकिस्तान की जो तवानाई की ज़रूरियात हैं उसमें ये हमारा हक है कि हम हर जो एवेन्यू है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करें। और एक इंतहाई अहम और बेहतरीन फैसला किया गया है कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को मुकम्मल करने का, और उससे अभी हमारे एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे थे कितनी बचत होगी और अल्टीमेटली उसका जो फ़ायदा है वो आम सार्फिन तक पहुँचेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।